हेलो एवरीवन। आज से हम जो है हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री स्पेसिफिकली बोला जाए तो एंशियंट या प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ का, उसके बारे में एमसीक्यू एक रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अब हाल ही में कुछ दिनों में पीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और साथ में एपेक्स बैंक की भी एग्ज़ाम आने वाली है। और इन केस मान लीजिए कई सारे नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, कोई एग्ज़ाम अगर हो जाती है तो उसके लिए एक ये रिविजन बैच है। ज़्यादा नहीं, हम कुछ ही जो है एमसीक्यू इसमें डिस्कस करेंगे और उद्देश्य ये है कि इसमें आपका रिवीजन हो सके। तो ये सीरीज को जरूर फॉलो करिए। विभिन्न सब्जेक्ट्स का जो है हम प्री तक के, सीजीपीएससी प्री तक के जो है रिवीजन बैच चलाएंगे। इस तरीके का एमसीक्यू के साथ रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो कि जब भी समय मिले इस सीरीज को जरूर देखें। और एक अनाउंसमेंट ये कि 11 अक्टूबर को हमारे ऐप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में एपेक्स बैंक के लिए खास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट का आयोजन हो रहा है। तो 11 अक्टूबर को 10 बजे से जो टेस्ट है वो लाइव हो जाएगा, तो आप जो है टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का जो टॉपिक। जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन, एंशियंट और एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 1। तो चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो खैर, चालू करने से पहले थोड़ा सा हम जो है रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में कुछ चीज जो हमको रिवीजन करना चाहिए, छत्तीसगढ़ से भी मैं कहूंगा इतिहास के क्षेत्र में। तो इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं या हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री या इतिहास। इतिहास मतलब हम क्या, इति पहले की चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री ये जो है ग्रीक वर्ड से ये शब्द लिया गया है, हिस्टोरिया से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू इन्वेस्टिगेट या फिर टू चेक। ठीक, टू इन्वेस्टिगेट या फिर टू चेक। क्या चेक करना? हमारे पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना या चेक करना। तो इतिहास जो है हमें ये चीज या फिर हमें इन्वेस्टिगेशन या हमारे पास्ट के बारे में, हमारे प्राचीन काल के बारे में जानने के लिए जो है एक विषय है। तो इतिहास या हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो इसको जो है वर्गीकृत या इसको क्लासिफाई करते हैं हम कुछ भागों में। तो इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं, मुख्यतः 3 भागों में इसे हम क्लासिफाई करते हैं, ध्यान रखेंगे। पहले को बोलते हैं हम क्या? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री या फिर इसे क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। आप सब लोग जो है ये शब्द सुनते होंगे। दूसरे को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है हमारा हिस्ट्री या हिस्टोरिकल पीरियड, इसको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। ठीक, तो इस हिसाब से जो है हमने हिस्ट्री को सरलता से पढ़ने के लिए जो ऐसा विभाजन किया है। अब हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर कोई हिस्टोरियन भी है तो हिस्टोरियन के हिसाब से अगर पूछा जाए, इतिहासकार के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है इतिहास को जानने के लिए, तो इतिहास को जानने के लिए कुछ सोर्सेस, कुछ साक्ष्य जरूरी हैं। जिसमें क्या कहा जाएगा उनके द्वारा कि भाई कुछ सोर्सेस हो सकते हैं क्या, वहां पे आपको वहां का कुछ साहित्य मिल रहा है ना, या कुछ लिटरेचर मिल रहा है, या फिर आपको वहां का कुछ स्थापत्य या फिर वहां का कुछ आर्किटेक्चर मिल रहा है ना। तो ये चीज सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है इतिहास को जानने के बारे में। तो जब हम प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में पढ़ते हैं तो और हमको यहाँ से जो है खाली आर्किटेक्चर मिलते हैं वहां के या फिर स्थापत्य। तो ये आर्किटेक्चर में क्या आएंगे? गुफा हो सकती है उस समय की, उसके अलावा कुछ औजार हो सकते हैं उस समय के, वेपन्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, ये मिलते हैं। यहाँ से हमको जो साहित्य या लिटरेचर कुछ भी नहीं मिलता है। मिलती हैं कुछ तो जो गुफाएं हैं उसमें कुछ चित्र, शैल चित्र या केव पेंटिंग्स मिलते हैं। वहीं पर अगर हम देखें प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल में जो है हमको यहाँ का आर्किटेक्चर और स्थापत्य दोनों मिलते हैं, लेकिन इसको अभी जो है हम पढ़ नहीं सके हैं, है ना। इसका जो लिटरेचर है, साहित्य है, उदाहरण के लिए हड़प्पा, है ना,
हमको इसका स्थापत्य आर्किटेक्चर भी मिला है और इसके साथ हमको इसकी जो है वहाँ के कई सारी मुहरें भी मिली हैं, लेकिन वो लेखों को हम जो अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। तो इस काल को हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो हिस्टोरिकल काल रहता है या फिर ऐतिहासिक काल, इसमें हमको ये दोनों चीज मिलती है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत ये भी आ जाएगा, साहित्य में ट्रेवलॉग जो लोग घूमने आते थे लिखते थे, वो सारी चीजें, सिक्के, कॉइन्स, मुहरें, सब जो है इनमें शामिल होगी इन दोनों में। तो इस काल में जो हमको ये दोनों चीज मिलती है और इसी को हम जो है 3 भागों में फिर से विभाजित करते हैं। क्या क्या? तो प्राचीन या फिर एंशियंट, फिर इसको बोलते हैं मिडीवल या फिर मध्यकालीन, उसके बाद तीसरा जो होता है हमारा मॉडर्न या फिर आधुनिक। तो ये इस तरीके से हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वहां से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के आधार पर, सोर्सेस के आधार पर। ठीक, तो अब ये जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके बारे से जो है हम शुरुआत करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल या जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है हमारा, प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसको भी हम जो है सरलता से 3 भागों में विभाजित, 3 से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, तो 3 से 4 भागों में इसको विभाजित अगर करें तो पहला जो भाग है उसे कहते हैं हम क्या? पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक, तो ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है हमारा, इसे हम अगर बोलें तो ये लगभग है 5 लाख वर्ष से लेके लगभग जो है ये 10,000 वर्ष तक का मैं मान सकता हूं। दूसरा आता है हमारा मीजोलिथिक। मीजोलिथिक ये पूर्व पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, उसके बाद इसे हम कहते हैं उत्तर पाषाण काल और यह है नव पाषाण काल। ये लगभग हो जाता है हमारा 10,000 वर्ष से, मतलब बीसी बोल रहा हूं ना मैं, ये ईसा पूर्व, ये है 10,000 से लगभग हमारा 6,000 वर्ष बीसी तक के। ये है आपका 6,000 से लगभग 1,000 बीसी तक के। तो ये जो पीरियड है हमारा जो लगभग उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल जो लगभग समानांतर चलता है। तो ये जो हमने विभाजित किया है, ये मानव किस तरीके से विकसित हुआ उस आधार पर, मतलब इस काल में हम देखेंगे मानव की प्रमुख गतिविधियां, एक्टिविटीज क्या थी। तो मानव घूम घूम के शिकार करता था, वंडरर था, हंटर था। यहाँ पर हम आएंगे तो थोड़ा सा सभ्य होगा, वो जीव जंतु भी पालने लगेगा साथ में, है ना। फिर उसके बाद और वो थोड़ा सा सभ्य होगा तो धीरे से क्या बसाहट करने लगेगा, कहीं परमानेंट सेटलमेंट बनाने लगेगा। इस आधार पर जो हम ये जो विभाजित करते हैं इसे हम कहते हैं नियोलिथिक एज। ठीक, नियोलिथिक, है ना। तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, इसको पोस्ट स्टोन एज भी कहते हैं। और इसके अलावा फिर ये अभी तक के जो पूरा पीरियड है ये क्या है? स्टोन एज, लिथिक चल रहा है, पाषाण काल है। इसके बाद जब हम देखेंगे, इसमें जब हम देखे थे आद्य ऐतिहासिक, तो आद्य ऐतिहासिक में और इवन स्टोन एज के बाद ही जो है हम देखना चालू करेंगे कई सारे मेटल्स या धातुओं का भी आविष्कार हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कांस्य युग या फिर आपका ताम्रपाषाण युग, ऐसे अलग अलग युग आते हैं। ठीक, तो वापस आते हैं हमारे प्रश्न पर, जो कि था छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। अब शैल चित्र में बोल रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? मानव जब जो है पेलियोलिथिक या फिर पूर्व पाषाण काल में था, तो ये साक्ष्य हमको कहाँ से मिल रहे हैं? शैल चित्र के, पूर्व पाषाण काल या पेलियोलिथिक पीरियड के। तो सर्वाधिक मिलते हैं हमको रायगढ़ से, और रायगढ़ में भी सबसे प्राचीन अगर हम बोलें तो ये, अगर मैं छत्तीसगढ़ बनाऊं तो यहाँ आएगा हमारा रायगढ़। और रायगढ़ में भी अगर बोलूं तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहे हैं हमको? सबसे पहले मिल रहे हैं सिंघनपुर से, और उसके बाद कबरा पहाड़ से। इन क्षेत्रों से जो है हमें क्या मिलते हैं? शैल चित्र मिलते हैं। सर्वाधिक जो है कबरा पहाड़ से मिलते हैं। आगे चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? तो भाई ये ध्यान रखेंगे, चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है आपका सिंघनपुर गुफा, याद रखेंगे। चंवर ढाल की पहाड़ी पर है, पूछा जा चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन जितने हैं सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं,
इसलिए मैं रिवीजन के लिए भी इनको इंक्लूड कर रहा हूं और इसके साथ जो है हम डिटेल में अध्ययन भी करते हुए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, चितवा डोंगरी की गुफा किस जिले में है? तो चितवा डोंगरी की गुफा कुछ समय पहले जो है ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया था और उत्तर लिया गया था राजनांदगांव जिला, लेकिन ध्यान रखेंगे ये बालोद जिले में है चितवा डोंगरी की गुफा। आगे देखते हैं, तो ये भी गुफा अगर मैं कह रहा हूं तो ये किस काल की है? पेलियोलिथिक पीरियड या फिर आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, पेलियोलिथिक पीरियड का नहीं, ये आपका नवपाषाण काल में दिखेगी ये। चलिए आगे देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्र की खोज किसने की? तो भगवान सिंह बघेल और रमनेन्द्र नाथ मिश्र जी द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आगे, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? महापाषाण या फिर महा मतलब हो गया मेगा, पाषाण जब भी आता है तो उसको बोलते हैं लिथ्स। तो मेगालिथ्स स्ट्रक्चर हमको कहाँ से मिलते हैं? तो मेगालिथ स्ट्रक्चर के बारे में खास बात यह है कि ये ऐसी सभ्यता है जिसमें जो है विशेष चीज़ों को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए अगर देखें तो किसी की अगर कब्र बनाई जाती थी तो उसके ऊपर बड़ा सा जो है पत्थर का स्ट्रक्चर रख दिया जाता था या कई पत्थर जो इसमें जमा दिए जाते थे। तो ये इस तरीके के अवशेष जो है कब मिलते हैं? तो उसका आंसर है टेंगना, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं यहाँ पर, और क्या है? तो तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का जब हम अध्ययन करते हैं तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ को पढ़ते हुए जब हम आगे आते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था क्या कि प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो जैसा कि माना जाता है कि राम भगवान जो थे उनका ननिहाल जो है छत्तीसगढ़ में था और जो उनका जो राज्य क्षेत्र भी जो था वो भी उसका काफ़ी भाग जो है छत्तीसगढ़ में इंक्लूड होता था। तो छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया आश्रम बलौदा बाजार भाटापारा में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता जो अपने वनवास में थी, जब लव कुश का जन्म हुआ था तो वो यहीं तुरतुरिया आश्रम में हुआ था और ये वाल्मीकि ऋषि से संबंधित है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज। एंशियंट इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर या राम जी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए और राम जी से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है रिस्पेक्ट टू टूरिज्म, जिसमें राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है और जो है लगभग जो है 75 साइट्स जो है उत्तर छत्तीसगढ़ से पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ तक के डेवलप की जाएंगी इस पूरी योजना में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन से स्थान प्रसिद्ध है? तो सेम वही तुरतुरिया। तो ध्यान रखेंगे यहीं पर लव कुश का भी जन्म हुआ था, अभी मैंने बताया। जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ संबंध जोड़ें। तो ये संबंध जोड़ने वाला, जैसे लव कुश का स्थान मैंने कौन सा बताया? तुरतुरिया बताया। अत्रि मुनि का आश्रम, जब हम इसके बारे में मैं वीडियो डालने ही वाला हूँ राम वनगमन पथ के बारे में। तो राम वनगमन पथ में हम देखते हैं यहाँ एमसीबी से जो है या फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से राम जी का जो है एंट्रेंस हुआ था, ऐसा माना जाता है वनवास के दौरान। तो यहाँ पर एमसीबी में जिनका आश्रम है वो है अत्रि मुनि। लोमश ऋषि का आश्रम माना जाता है ये यहाँ पर गरियाबंद है और गरियाबंद में जो है राजीव में इनका आश्रम माना जाता है। और वहीं पर अगर श्री राम द्वारा जो है भूदेवी की पूजा की गई थी तो सुकमा रामाराम में जो है पूजा की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, जनश्रुतियों के अनुसार जो है ये सब कहाँ से रिलेटेड है, आपको इस तरीके के और फैक्ट ध्यान रखेंगे जब भी पढ़ें। तो महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को रत्नावलीपुर कहा जाता था? तो भाई जैसे हम जानते हैं कि पहले त्रेता युग फिर द्वापर युग, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो जब महाभारत का काल था तो महाभारत के काल के रिस्पेक्ट में भी जो है छत्तीसगढ़ में कई पौराणिक अवशेष मिलते हैं, ऐसा कहा गया है और ऐसा माना भी जाता है। तो इसमें जो है रतनपुर इम्पॉर्टेंट प्लेस रही है और रतनपुर को उस काल में रत्नावलीपुर कहा जाता था। इसका नाम कई जगह चित्रांगदपुर, अर्जुन के पुत्र
और चित्रांगदा के पुत्र चित्रांगद के नाम पर जो है चित्रांगदपुर भी मिलता है, रत्नावलीपुर, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार राजा मोरध्वज के संबंध में छत्तीसगढ़ से संबंधित जगहों को जोड़ो। तो ऐसा माना जाता है कि मोरध्वज नामक एक राजा थे जो इस क्षेत्र में रूल करते थे, और महाभारत युद्ध के बाद जो है सहदेव ने इस क्षेत्र पर जो है अपना अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद अश्व छोड़ा था इस क्षेत्र में, और इससे रिलेटेड एक जनश्रुति है। बाद में जो है मोरध्वज जो थे या मयूरध्वज, उनका बेटा था ताम्रध्वज, और वो ताम्रध्वज को जो है उसने चैलेंज किया था। बाद में जब अर्जुन आए उनको, तो ताम्रध्वज की परीक्षा लेने के लिए जब पहुंचे कृष्ण जी, तो उनने जो है दानशीलता के साथ अपना शरीर दान कर दिया था। उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। तो उसी के कारण अपना अंग दान किया, उस हिसाब से आरंग नाम पड़ा था। और ये क्षेत्र ऑलरेडी रूल कर रहे थे मोरध्वज और ताम्रध्वज, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, ये था रतनपुर वाला क्षेत्र था। तो ध्यान रखेंगे 1 और 3 इसका आंसर है। आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहवंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये भाई मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, बिल्कुल समकालीन, कंटेम्परेरी था उनका। अश्वमेध यज्ञ को लेकर जो है अर्जुन से इसका विवाद हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, चलिए ये भी सही है। मयूरध्वज ने इसमें अपने शरीर को कटवाया था, ये आंसर गलत है, क्योंकि उसने अपने पुत्र ताम्रध्वज का जो है इसमें दान किया था। तो ध्यान रखेंगे ताम्रध्वज है इसमें, मयूरध्वज नहीं। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा शक्ति में ऋषभ तीर्थ गुंजी या दमाऊ दरहा भी कहा जाता है जिसे। तो यहाँ पर जो है जैन जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, उनसे संबंधित इस जगह को माना जाता है, और यहाँ पर जो है महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखेंगे ऋषभ तीर्थ गुंजी या दमाऊ दरहा के बारे में। आगे, इनमें से जो है कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक, अब जैसे हम क्रम से बढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, फिर हमने पौराणिक जो गाथाएं हैं उनके बारे में देखा। अब जो हम आ रहे हैं, जो हम ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, और ऐतिहासिक काल में उस समय अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, तो भारत में उस समय अखंड भारत साम्राज्य स्थापित किया था किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ। तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में था, ऐसा कह रहा है। तो बिल्कुल देखते हैं आगे और क्या ऑप्शन है। फिर बोल रहा है सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा जोगीमारा की गुफा में ब्राह्मी लिपि मौर्य कालीन लेख प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं, यहाँ से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लेख मिले हैं, जिसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा पाली है। और अशोक के कलिंग अभिलेख में भी जो इसका उल्लेख मिलता है। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा जो है वो वाला क्षेत्र। अशोक जो सक्सेसर या उत्तराधिकारी हुए आने वाले समय में, चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा थे, तो उनने जो है कलिंग को विजय करने के लिए एक कलिंग अभियान अपना चलाया था, जिसमें काफ़ी रक्तपात हुआ था। और ऐसा माना जाता है उसके बाद अशोक का जो है विचारधारा में परिवर्तन आया, और अशोक ने जो है अपनी युद्ध की नीति त्याग करके धम्म की नीति अपनाई, और स्पेसिफिकली ऐसी नीतियां जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित, अहिंसा से संबंधित थी। और तो अभी जब अशोक थे तो उनने जो है युद्ध जीतने के बाद कलिंग में अपना एक अभिलेख स्थापित किया था। तो वहाँ पे कहीं पे भी जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं होता है, वहाँ पे उल्लेख मिलता है मात्र किसका? तो कलिंग का ही उल्लेख मिलता है। तो इसमें आंसर जो सही है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को जो है छत्तीसगढ़ के से कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं? भाई प्राचीन थिएटर बोला जाता था किस क्षेत्र को, ऐसा पूछा गया है। तो भाई रामगढ़ सरगुजा में जो जगह है
और इसमें भी कहाँ, तो सीता बेंगरा की गुफा जो है इसे प्राचीन थिएटर माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये जो नाट्य शास्त्र के रचनाकार जो है हमारे भरत मुनि, जिनने जो है जिनसे सारी नाट्य विद्या का जन्म हुआ है, जिस लेख से ऐसा माना जाता है। तो नाट्य शास्त्र के जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, भरत मुनि, उनने यहीं पर जो है रचना की थी। और यहाँ पर दर्शक दीर्घा, ऑडियंस के लिए बैठने की जगह, स्टेज के लिए जैसा एक चबूतरा ऐसा बना हुआ है। इस कारण जो है इसे कहा जाता है प्राचीन थिएटर। ध्यान रखेंगे इसे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो जोगी मारा, सीता बेंगरा के पास ही जो है एक जोगी मारा की गुफा भी है, और रामगढ़ पहाड़ी में यहाँ पे जो है एक देवदासी सुतनुका का उल्लेख मिलता है। और साथ में जो वरुण देव को समर्पित थी ये, ऐसा कहा जाता है। और साथ में यहाँ एक उसके प्रेमी का भी उल्लेख मिलता है, देवदत्त नाम के। और यहाँ पे खास तौर पर ब्राह्मी लिपि में पाली भाषा में जो है अशोककालीन अभिलेख मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, सुतनुका का उल्लेख जो है जोगी मारा में हुआ है। आगे फिर बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित से किस राजवंश का जो है शासन छत्तीसगढ़ में था। तो फिर से जब हम अब प्राचीन भारत में अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, मौर्य साम्राज्य का क्या प्रभाव था। अब हम देख रहे हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश जो है मध्य भारत में जो है शासन किया कुछ समय, और उनका शासन जो है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी रहा। और जो बिलासपुर के पास से जो किरारी का काष्ठ स्तंभ मिला है और कई सारी जो है चीजें मिले हैं, वो किस वंश से संबंधित है? तो बिल्कुल लगाएंगे सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक, शुंग और कर्ण वंश के उल्लेख हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं मिलते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? ये तो मौर्य वंश के हैं। तिवरदेव पांडु वंश के होंगे, महाशिव गुप्त ये भी पांडु वंश के होंगे। बच रहे कौन? कुमार वरदत्त श्री। तो ये किस वंश के हैं? तो ध्यान रखेंगे ये हैं आपके सातवाहन वंश के, और इन्हीं का उल्लेख मिलता है यहाँ से प्राप्त शिलालेख में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति। तो जब हम अब अभी तक के जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि प्राचीन भारत में सबसे महानतम जो शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक हुए थे। ये दोनों मौर्य वंश के थे। इनने जो है एक अखंड भारत साम्राज्य स्थापित किया था। और उसके बाद जो है हम देखते हैं एक बड़ा वंश जो आएगा, जो बहुत ही मौर्य साम्राज्य के बाद बड़ा वंश होगा, वो था गुप्त वंश। मगध में इनकी भी राजधानी थी, और मगध से जो इनने लगभग उत्तर भारत को भी जीता था, और दक्षिण भारत में एक अपना विशेष अभियान चलाया था दक्षिण विजय के लिए। और इसकी जानकारी जो है हमको एक अभिलेख से मिलती है, एक अभिलेख भी नहीं, एक प्रशस्ति से मिलती है, या इयोलॉजी कहा जाता है, जिसकी रचना की है हरि सेन ने। ध्यान रखेंगे, हरि सेन ने इसकी रचना की है, प्रयाग प्रशस्ति की। और इसमें उल्लेख मिलता है उस जिस राजा के बारे में की थी, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख करती है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इयोलॉजी। इसमें बताता है कि ये छत्तीसगढ़ के 2 क्षेत्रों को जीता था, और उसका उल्लेख होता है। तो कोसल, जो कि ऊपर नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाला भाग था, उसे कोसल कहा गया, और बस्तर को महाकांतर या कांतर कहा गया। तो 1 और 3 का उल्लेख मिलता है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है बहुत महानतम शासक रहे हैं भारतीय इतिहास में। अगर देखा जाए, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। ठीक, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? तो ध्यान रखेंगे, महेंद्र वर्मन, है ना। माना जाता है ये वाकाटक वंश के शासक थे, वाकाटक वंश के शासक थे। इनके बारे में उल्लेख मिलता है किसमें? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। अब इनने एक तो हराया किसे? आपके कोसल के राजा को, साथ में महाकांतर के राजा को भी हराया। यहाँ के राजा कौन थे? व्याघ्रराज। पीएससी कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कोसल के महेंद्र और व्याघ्रराज
महाकांतर के, और ये थे नल वंश के, तो ध्यान रखेंगे वो थे वाकाटक वंश के। आगे देखते हैं और क्या है। तो इस राज्य में जो है कांच के सिक्के गुप्त वंश के कहाँ से मिले हैं, है ना। कांच के सिक्के गुप्त वंश के, तो याद रखेंगे दुर्ग जिले में जगह है बानाबरद, यहाँ से हमको जो है गुप्त वंश के सिक्के मिले हैं, स्पेसिफिकली कांच से निर्मित, है ना, कोच से निर्मित। आगे देखते हैं इसमें से कौन सा शासक दक्षिण कोसल के नल वंश से संबंधित है। तो भाई नल वंश अभी मैंने बताया था, व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद वरहाराज, ऐसे करके कई शासक आएंगे, और उसमें एक शासक आएगा कौन, विलासतुंग। ये इसलिए ध्यान रखना है, विलासतुंग ने जो अभी राजिम आप सुनते हैं, राजिम में एक खास स्पेशल मंदिर जो बना है गरियाबंद राजिम में, वो है आपका राजीव लोचन मंदिर। तो ये राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था, इनके द्वारा ही करवाया गया था। ध्यान रखेंगे विलासतुंग जो कि नल वंश के हैं, ये लगभग जो है एक द्रविड़ स्टाइल, सेमी द्रविड़ स्टाइल में निर्मित मंदिर है, और ये भी एक विष्णु मंदिर है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा बनाया गया था, तो विलासतुंग के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। इसके अलावा ये तिवरदेव बोला जाए तो पांडुवंश, हर्षगुप्त बोला जाए पांडुवंश, और प्रसन्नमात्र ये कौन से वंश के, शरभपुरीय वंश के शासक थे। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग निम्न में से किसके, तो अब भी मैंने बताया नल वंश के शासक थे। धीरे धीरे हम आगे आ रहे हैं इतिहास में। आगे देखते हैं नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली हैं। तो इनकी अडेंगा केशकाल से जो है इनकी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, बस्तर क्षेत्र में इनका शासन था। आगे देखते हैं राजर्षि तुल्य की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो आज हम जो देखते हैं यहाँ पर रायपुर है, रायपुर में एक जगह है आरंग, यहाँ पर से हमें जो है राजर्षि तुल्य कुल वंश की जो है जानकारी मिलती है। इसमें जो शासक रहे हैं शूरा, दयित, विभीषण, ठीक, इसके बाद भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय, ये चार लोग का उल्लेख मिलता है आरंग क्षेत्र में जो इन लोग शासन करते थे। तो इसमें से जो है भीमसेन द्वितीय के बारे में जो है इसके अभिलेखों से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है, इसके आरंग ताम्रपत्र से। ध्यान रखेंगे आरंग ताम्रपत्र से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से थे। तो इसी में हम आगे जब देख रहे थे शरभपुरी वंश में जब हम आएंगे तो शरभपुरी वंश एक वंश होगा, और इसके एक जो महंतम शासक होंगे वो होंगे, इसके एक महंतम शासक होंगे वो होंगे कौन से, प्रसन्नमात्र। तो ध्यान रखेंगे प्रसन्नमात्र शरभपुरी वंश ने के जो शासक प्रसन्नमात्र थे, इनने अपनी एक खास शहर बनवाया था जिसे प्रसन्नपुर नाम दिया था। और आज की डेट में ये अगर देखा जाए यहाँ बिलासपुर में मल्हार जो है ये शहर से संबंधित माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। आगे शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के चलाए। तो सबसे महानतम शासक जो होगा वही सिक्के चलाएगा। तो प्रसन्नमात्र प्रसन्नपुर नामक शहर बसाए थे निडीला रिवर या फिर आज की लीलागर रिवर के तट पर। आगे देखते हैं प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे, तो याद रखेंगे इनके बारे में। कोसलाधिपति की उपाधि जस्ट अ सेकेंड, महाशिव तिवर देव ने जो है उपाधि धारण की थी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे इनके बारे में। खास तौर पर इस दो वंश जो है, एक तो हो गया आपका शरभपुरी और दूसरा पांडु वंश, इनकी जो है आपको क्रोनोलॉजी या फिर जो पूरा वंश का जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना ज़रूरी है।
खास तौर पर अगर देखा जाए तो पांडु वंश का, और पांडु वंश से जो कई सारे क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप ये, है ना। इंद्रबल यहाँ पर थे, इंद्रबल के बाद जो शासक हुए उनके बारे में ध्यान रखेंगे। नन्नराज प्रथम या नन्न प्रथम हुए, ठीक। नन्न प्रथम के अलावा जो और दो हुए वो थे, एक ईशान देव, इनके बारे में भी ध्यान रखना है, और एक हुए भवदेव रणकेसरी, है ना। अब ये नन्न ईशान देव का नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है खरौद का, वो इनके ही द्वारा निर्मित है। आगे फिर देखते हैं नन्न प्रथम, अगर देखें तो नन्न प्रथम के दो पुत्र हुए, एक का नाम था महाशिव तिवरदेव, यही हुए जिनने हमने अभी देखा उपाधि ली थी किसकी, आपकी कोसलाधिपति की। उसके बाद आएंगे दूसरे पुत्र हुए चंद्रगुप्त, इसके बाद तिवरदेव के एक और पुत्र हुए जिनका नाम था नन्न द्वितीय। यहाँ पर तिवरदेव के एक और पुत्र हुए जिनका नाम था नन्न द्वितीय, ध्यान रखेंगे इनके बारे में, नन्न द्वितीय। इनके कोई संतान न होने के कारण चंद्रगुप्त जो इनके चाचा थे, उनके आने वाले समय में चंद्रगुप्त के पुत्र जो कि हैं हर्षगुप्त, ये जो है शासक बनेंगे। और हर्षगुप्त के ही जो पुत्र आगे हम देखेंगे बनेंगे कौन, महाशिव गुप्त बाला अर्जुन, लिखा है इसमें, हाँ, महाशिव गुप्त बाला अर्जुन जो है ये प्रमुख शासक बनेंगे। और भारत छत्तीसगढ़ का अगर प्राचीन इतिहास देखें तो इसमें जो है सबसे महानतम शासक हुए हर्षगुप्त के बेटे महाशिव गुप्त बाला अर्जुन, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ठीक। तो ये, और ये बाला अर्जुन को एक आपको याद रखना है, एक ईशान देव इसमें जरूर याद रखेंगे, और महाशिव तिवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि ली थी। आगे देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश में निम्नलिखित में से किस शासक ने मौखरी की राजकुमारी वसाटा से शादी की थी। तो ये हर्षगुप्त ने जो है शादी की थी मौखरी राजकुमारी वसाटा देवी से। आने वाले समय में वसाटा या हर्षगुप्त का निधन हो जाएगा, और हर्षगुप्त की मेमोरी में, उनकी याद में जो है वसाटा देवी जो है एक मंदिर का निर्माण करेंगी, जो आज की डेट में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का उदाहरण है ना। और उत्तर गुप्त शैली का जो है या सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जाता है पूरे भारत में, इसको लाल ईंटों से निर्मित ये मंदिर है। वही क्वेश्चन पूछ लिया आगे, किससे निर्मित है, तो ईंट से निर्मित ये मंदिर है। आगे और क्या है इसमें, तो सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का धर्म क्या था, तो ध्यान रखेंगे इसके पूरे जितने भी हमने अभी ट्री देखा, फैमिली ट्री, इसके पूरे परिवार में सब कोई जो है मैक्सिमम लोग जो थे आपके वैष्णव थे, लेकिन बाला अर्जुन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन इसलिए क्योंकि बचपन में ही एक अच्छा धनुर्धार था, आर्चरर था, इस कारण जो इसे बाला अर्जुन कहा गया। और ये अकेला जो है शैव मत का था, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये बहुत ही, इसके पीरियड को जो है गोल्डन एरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। सिरपुर में इसकी राजधानी थी, और इसके काल में जो है एक बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था इसने, और बौद्ध धर्म का एक जो यात्री था, चीनी यात्री, चीन से आया था, जिसे वेनसांग कहा जाता है, ये यहाँ पर आया था, और इसने बताया अपने लेखों में कि यहाँ पर नागार्जुना जो है निवास करते थे सिरपुर में। तो ये जानकारी कुछ मिलती है हमें किससे, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के बारे में इस क्षेत्र से। तो ये कुछ हो गए हमारे इतिहास के क्वेश्चन। हमने कोशिश की कि आसपास की चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया जाए, और इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। कोशिश है कि 15 तारीख के पहले कम से कम इतिहास का जितना ज़्यादा पोर्शन हो सके कवर, उसको करने की कोशिश होगी। और ये साथ में पीएससी प्री के लिए भी जो है एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा सोर्स होगा। तो इन क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है इनको रेगुलरली फॉलो करिए। हम मिलते हैं आने वाले अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।